हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरुण सोनी। आज अपने टॉपिक करेंगे, देखो, क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन। देखो, ये जो लेसन है ना, ये पूरी केमिस्ट्री का एक तो बेस है। ठीक है, और हमको बेसिक चीज़ पहले आनी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। इस लेसन को पढ़ोगे तो पता चलेगा केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री कितनी समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब केमिस्ट्री को समझने के लिए जब आप बेस करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे, तो 9th और 10th का ये लेसन आधे से ज़्यादा तो 9th और 10th ही है। ठीक है ना। तो 9th और 10th में आपने एटम के बारे में पढ़ा हुआ है। एटम होता क्या है कि एटम होता है एक नॉन डिवाइडेबल, ठीक है, नॉन डिवाइडेबल सब्सटेंस होता है, मतलब जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको आप क्या बोलते हो, एटम बोलते हो। ठीक है, अब एटम के अंदर आप पढ़ोगे क्या क्या। एटम में आप सबसे पहले तो पढ़ते हो एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स के अंदर आप सबसे पहले पढ़ते हो, वो पढ़ते हो डाल्टन्स मॉडल। डाल्टन मॉडल, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने एटम के लिए एक मॉडल दिया। डाल्टन ने एटम के बारे में सिर्फ यही कहा था कि ये क्या होते हैं, नॉन डिवाइडेबल होते हैं, छोटे छोटे पार्ट से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, इसको और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते। ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। डाल्टन में इससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं पढ़ते। उसके बाद सेकंड आया था, वो आया था थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन था, जे थॉमसन ही। ठीक है, उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया था, उसको आप बोलते हो प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, या इसी को आप बोलते हो वाटरमेलन, तरबूज मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन या तरबूज मॉडल बोलते हो। ठीक है, प्लम पुडिंग क्या होता है, बूंदी का लड्डू होता है। हम जब किसी मंदिर वंदिर में जाते हैं, बूंदी का जो लड्डू मिलता है, उसमें देखा है आपने कई कलर्ड बूंदियां भी होती है। ठीक है, पीली पीली बूंदी का लड्डू, उसके अंदर संतरी बूंदियां भी डाली हुई है। ठीक है, कुछ इलायची भी होती है, तो उसी को यहाँ पे क्या बोल दिया, प्लम पुडिंग बोल दिया। तो इसने ये कहा था थॉमसन ने कि एक एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक तो क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, दूसरा उसने कहा था कि ये एकदम तरबूज के जैसा होता है, वाटरमेलन के जैसा होता है। तरबूज में जिस प्रकार बीज होते हैं ना, वैसे ही एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। और जो शेष पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, उसको इसने क्या मान लिया, प्रोटॉन मान लिया, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो तरबूज के मॉडल की तरह होते हैं। ठीक है, डाल्टन ने बताया था। सेकंड मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने दिया। अपने सिर्फ वही चीज करेंगे जो अपने काम आती है, फालतू की कोई भी चीज मत पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद जो आया था वो थर्ड आया था रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, देखो, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने एटम के लिए क्या बताया था। एक तो इसने बताया था डिस्कवरी करी थी एटम के अंदर। ठीक है ना, किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। दूसरा इसने न्यूक्लियस का साइज बताया था, न्यूक्लियस का साइज बताया था, वो बताया था 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। एक इसने एटॉमिक साइज बताया था अपनी तरफ से कि एटम का साइज कितना होता है, 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा था रदरफोर्ड ने अपना प्रैक्टिकल किस पे किया, तो जिस चीज पे इसने अपना प्रैक्टिकल किया था वो था गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड ने किया क्या था, रदरफोर्ड ने ये किया था कि एक गोल्ड का टुकड़ा लिया, छोटा सा गोल्ड फॉइल ली, उसके चारों ओर क्या करा, जिंक सल्फेट का पेस्ट करके एक पर्दा लगा दिया। ये ZNS का बना हुआ पर्दा होता है। ये ZNS का पर्दा आप सबका देखा हुआ है कैसा होता है, आपने देखा, आप अपने किसी शादी ब्याह के अंदर जाते हैं, वहां पे मूवी वाला अपने फोटोएं जो खींचता है, वो जो फोटोएं खींच रहे हैं ना, उसके साथ में व्हाइट कलर के दो पर्दे लगे हुए होते हैं। वो जो पर्दे लगे हैं ना, वो जिंक सल्फाइड का लेप किया पर्दा है। कैमरे में जैसे ही लाइट ऑन होती है ना, तो उसमें भी एक अचानक लाइट आती है। ठीक है, वो जिंक सल्फाइड के कारण ही होता है। अब बात ये आ रही है कि इसके ऊपर यहाँ पे क्या करा, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। यहाँ पे इसने क्या करा, एक लेड प्लेट लगा दी जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकालती है, जो क्या करती है, अल्फा पार्टिकल बाहर निकालती है। जब अल्फा पार्टिकल सोने की इस लेयर के ऊपर गिरेंगे, जब अल्फा पार्टिकल सोने की इस लेयर के ऊपर गिरेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाके ये क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल सारे हो जाएंगे, टकराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टकरा गए। तो इसने क्या हुआ, ये जो प्रैक्टिकल किया,
रदरफोर्ड ने जो ये प्रैक्टिकल किया उसका एक डायग्राम तो ये दिया, फिर उसने इस प्रैक्टिकल को करके कंक्लूजन क्या निकाला। देखो कंक्लूजन ये निकाला गया कि हम जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो बाद में उसका डिसीजन लेते हैं कि हमने इस प्रैक्टिकल में क्या किया और क्या सीखा। तो उसने ये बताया कि एक एटम है, ठीक है, जिसपे मैंने बहुत सारी क्या करी, अल्फा पार्टिकल डाले, जिसपे मैंने क्या करे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डाल दिए। अब बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल मैंने एक एटम पे डाले हैं, ठीक है, ज्यादातर तो रदरफोर्ड बता रहा है कि वो सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पार निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पार निकल गए। क्यों पार निकले, तो उसने ये बताया कि एटम पूरा क्या होता है, वैकेंट ही होता है, खाली होता है, ठीक है भाई, सारे पार निकल गए। तो अब उसने अपनी तरफ से एक रिजल्ट दे दिया कि एटम पूरी तरफ से क्या होता है, चारों तरफ से खोखला होता है, खाली होता है, वैकेंट होता है। फिर उसने ये बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपनी डायरेक्शन से दूर चले गए, मतलब जाने सीधा थे बट यहाँ आते ही ना एक डायरेक्शन में क्या हो गए, मुड़ गए। तो उसने ये बताया कि इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ एटम के ऊपर जहाँ पर भी ये जा रहे के अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं वहां पर भी कोई प्लस की कोई ना कोई चीज है, क्योंकि ना अल्फा पार्टिकल प्लस के हैं और ये भी क्या प्लस के हैं, तो प्लस प्लस दोनों को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, जिससे ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। फिर उसने ये बताया कि 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो एक जगह टकराया और वापस 180 डिग्री पे क्या हो गया, घूम गया, 180 डिग्री पे क्या हो गया, घूम गया। तो थर्ड रिजल्ट इसने ये दिया कि जो अल्फा पार्टिकल एक जगह टकराया और 180 डिग्री पे आया, तो उसने ये कह दिया कि एटम का सारा मास, सारा वेट इसी जगह होता है। उसी को इसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया, और उसका एक साइज बता दिया 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, और एटम का साइज बता दिया 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये चीजें इसने बताई रदरफोर्ड ने, ठीक है। दोबारा सुन लो, रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल में अपने क्या क्या देखा था कि रदरफोर्ड ने पहला प्रैक्टिकल किया, उसने कहा कि अल्फा रेस जितनी भी डाली वो सभी क्या होगी, पार निकल गई, जिसका रिजल्ट ये था कि एटम का ज्यादातर भाग क्या होता है, वैकेंट होता है। सेकंड उसने ये बताया कि अल्फा पार्टिकल डालने पे कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपनी डायरेक्शन क्या हो गए, भूल गए। तो उसने ये बताया कि अल्फा पार्टिकल प्लस का चार्ज होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस पे भी क्या प्लस का चार्ज है, प्लस प्लस को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो इस जगह टकराया और हाथों हाथ वापिस क्या हो गया, 180 डिग्री पे घूम गया। उसी को इसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया। ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी कमी क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी कमी क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी कमी ये थी कि ना ये एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता सका, ठीक है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है, ठीक है, मतलब ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर सका कि एटम स्टेबल क्यों है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इसने तो सीधा ये कह दिया कि ये वैकेंट ही होता है, ठीक है। इसके बाद आया था बोर। बोर ने क्या हुआ, एटम का एक मॉडल दिया, उसको बोर मॉडल बोलते हैं। बोर ने ये बताया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो सेंटर में होता है, और इसके चारों ओर होते हैं, वो होते हैं सेल, और सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये किसने बताया, बोर ने बताया। बोर ने इसी को नंबरिंग दे दी 1 2 3 0 नहीं कहा था, मतलब इसको इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक होती है, 0 कभी नहीं होती। बोर ने इसको नाम दिया था KLMN आगे जो भी है, ठीक है। ये चीज किसने कहा था, बोर ने कहा था। बोर ने भी ये कहा था कि ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह क्यों घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह इसलिए घूम रहा होता है क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है एक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, एक क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने के कारण, स्पीड में चारों ओर घूमने के कारण क्या लग रहा है, एक रिपल्सन फोर्स भी लग रहा है, रिपल्सन फोर्स भी लग रहा है। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बराबर होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही जगह घूमता रहता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है, रिपल्सन फोर्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं बाहर की साइड, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, आपने एक धागे के क्या पत्थर बांधा और उस पत्थर को घुमाना शुरू करा, ठीक है, तो धागे और पत्थर के बीच में क्या लगा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा है। धागा अगर बीच में से टूटता है तो पत्थर क्या दूर जाके गिर जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बराबर होने के कारण पत्थर क्या है, एक जगह ही घूमता रहता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ना जो बोर मॉडल है इसको पूरा डिस्क्राइब मैं नेक्स्ट में करूँगा। आज के लिए इतनी बात ही बताता हूँ, ठीक है, आज के लिए आपको इतनी चीज़ ही बताता हूँ। थैंक यू।